Hello all. Today we'll be starting with chapter number 8, सखुआजी. ये चॅप्टर के लेखक है राजन गावस. प्रस्तुत पाठात सखुआजीच्या मनातील जुन्या नव्या जीवनमूल्य विषयाने भान, तिची प्रगतिशील दृष्टी, निर्णय क्षमता, माणसांवरचे प्रेम अतिशय सहजतेने व ओघवत्याने शैलीत लेखाने वर्णन केले आहे. मतलब इस पार्ट में बेसिकली वो सखू अज्जी है, उनका डिसीजन मेकिंग स्किल, उनको लोगों के तरफ काइंडनेस, उनको हेल्प करने का नेचर, उनके पास जो ऐसा बोलते हैं ना पुराने जमाने के, उनके पास बहुत ऐसा क्या बोलते हैं सोचने समझने की शक्ति ज्यादा होती है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, तो ये सब के बारे में वर्णन किया हुआ है. या सो लेट अस सी कि क्या डिस्क्राइब किया है उनके बारे में. सखू आजी परवा वारली ही गोष्ट कदाचित सांगण्याइतकी महत्वाची नसेल, कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभवत असतो. उन्होंने बोला, लेखक ने, कि सखू अज्जी का परसों निधन हो गया, यानी वो एक्सपायर हो गई. ये बात बताने जैसी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी शायद, क्योंकि हर रोज किसी ना किसी के एक्सपायर होने की खबर हम सुनते हैं. मग सखू आजी मरण पावली याला विशेष महत्व काय, असा प्रश्न कोणीही उपस्थित करू शकेल. तो उसमें अगर ये दादी भी मर गई तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई, ऐसा किसी के भी मन में विचार आ सकता है. याबाबत मला काहीही म्हणायचे नाही. तरीही सखू आजीचा मृत्यू मला खोलवर जखम करून गेला. से बोला, इस मामले में मुझे कोई ज्यादा ऐसा बोलना नहीं है, बट उनका जो मृत्यू है वो मुझे ऐसा बहुत गहरा जखम दे गया. आपलं असं काही हरवलं असं मला आजही वाटतंय. तो उसने बोला कि कुछ अपना सा गुम गया है, मुझे ऐसा लगा. माझ्या जगण्यातला एक शुभ्र निभ्र काहीही संपलं अशी एक पोकळी वाढते. निर्भ्र मतलब उसने बोला कि मेरे लाइफ से कुछ ऐसा शुभ्र, शुभ्र मतलब बहुत अच्छा, निरभ्र, निरभ्र मतलब जिसपे हम डिपेंडेंट हो सकते हैं. उसने बोला कि ऐसा कुछ तो मेरे जीवन से हट गया, ऐसा मुझे लगा. कौन सखू आजी, माझी कौन लागत होती थी. तो लेखक ने बोला कि कौन है ये सखू आजी, मेरी क्या लगती थी. कुछ नहीं, न माझ्या जातीची ना पातीची, पण तरीही ती माझ्या जवळची होती. ना जात की थी ना पात की थी, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए बहुत मेरे क्लोज थी. रक्ताच्या माणसा इतकीच, यानी जिनका ब्लड रिलेशन जो होता है अपना, उसके जितना ही. सखू आजीचं वय वर्षाने 90, हातात काठी, वाकून कमान झालेली शरीर. जो बोला सखू आजी बहुत एज थी, हाथ में हमेशा लाठी रखती थी और कमर भी ऐसा पूरी तरह झुक गई थी. चेहरा सुकृत्याने भरलेला, सुकृत्य मतलब एनर्जी से. सखू आजी गल्लीतून जाताना कोणी सहज म्हटलं, आजी कुठे चाललीस, तर लगेच उत्तर, कुठे जातोय बाबा, म्हातारं माणूस, हाडं गेली वाढायला, बघा माझ्या वाड्याला. तो उसने क्या बोला ना कि जाते आते किसी ने भी पूछा कि अरे सखू अजी किधर जा रही हो, तो बोली थी किधर जाऊंगी बाबा, मैं बुढ़ी इंसान, मेरे हड्डी वड्डी तो सभी अब जवाब दे चुके हैं, देख लो मेरी तरफ. ऐसे म्हातारी काय बोलते हे सगळ्यांना समजायचं असं नाही, पण प्रत्येक जण तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न करतो. वो क्या कभी बोली थी किसी को समझ में नहीं आता था क्लियरली, बट फिर भी लोग उससे बात करने का ट्राई करते थे. म्हातारी प्रत्येकाशी बोलते. मला सखू आजी नेहमीच एक कविता वाटते. उसने बोला वो तो सबके साथ बात करती है, मुझे तो हमेशा वो एक कविता की जैसे ही लगती है. जैसे देखो उसने यहाँ पे कविता के भाषा में बोला था ना, तो लेखक को वो हमेशा कविता जैसी ही लगती थी. ती कवितेत बोलते, कवितेत जगते. तिच्या इतकं प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोणाकडनंच दिसलं नाही. उसने बोला कि वो कविता में ही बात करती है और वो कविता में ही अपना जीवन जी लेती है. उसके जितना ऐसा भाषा ज्ञान मैंने किसी के पास देखा नहीं. सखू आजी सहज बोलायला लागली तर एक कविताच बोलायची. म्हणजे कुणी म्हटलं, उसने बोला कि अगर वो बोलती थी तो कविता के भाषा में ही बोलती थी. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला, म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठं निघालीस मरायला,
मतलब वो एक भाषा है, यहाँ पे वो स्लैंग नहीं है। हम वो बोलते हैं ना कभी कभी फ्रेंडली इसमें, करे चुपचाप घर पे बैठने का ना, बुढ़े हो गए हो, कहाँ बाहेर पड रहे हो असे. तर ती लगेच म्हणायची, मरण लोकाला सरण दिकाला, माझं कपाळ भरलं आभाळ, मरलं माणूस झिजलं कानूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची. उसने ऐसा आंसर दिया था कि मरण लोकाला शरण दिकाला, मेरा कपाल भरा आभार, मतलब लोगों को मरण आता है लेकिन उनके बुद्धियों को, उनके कामों को नहीं. मेला मानुस झिजला कानूस, मतलब एक बार इंसान मर गया तो उसका सब रिचुअल्स वगैरह होता है, लेकिन मैं वो बूढ़ी हूँ नवसाची. नवसाची मतलब मन्नत वाली, मेरा तो और अभी बहुत लंबा है जगना. हे सगळं ती जुळवून बोलायची असं नाही, पण ती बोलायला लागली की आपोआपच तिच्या तोंडातून ते बाहेर यायचं. मतलब ऐसा नहीं था कि वो पोएटिक फॉर्म में हमेशा जोड़ जोड़ के ट्राई करके बोलती थी. वो बोलना स्टार्ट ही करती थी कि ये सब आपोआप अपने आप से ये सब जुड़ जाते थे और पोएटिक फॉर्म में बन जाते थे. तिच्याशी बोलताना एक अवर्णनीय आनंद मिळायचा. जसं मला की एक बोलते ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते वैसी खुशी मिलती थी. लहानपणी शाळेला जाताना आजी आम्हाला गोळा करून बसायची. शेतातल्या देवाची गोष्टी सांगायची. आजीची गोष्ट कधी कधी आठवडा आठवडा चालायची. शाळेला जाताना काही वेळ, शाळेतून येताना काही वेळ, असा तो ठरलेला कार्यक्रम असायचा. उसने बोला कि कभी भी हम स्कूल जाते थे ना तो बीच में कभी ऐसा जल्दी निकल गए तो ये जो सखू जी है वो उनको ऐसा सर्कल करके बिठाती थी और ऐसा स्टोरीज सुनाती थी. तो काफी बार तो उनकी स्टोरी ऐसा हफ्ते हफ्ते तक चलती थी, भगवानों के बारे में, इनके बारे में वगैरह. तो ऐसा उनका फिक्स टाइमिंग था कि स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम ऐसा उनका स्टोरी सुनने का. एकदा आजीने एक गोष्ट सहज सुरू केली आणि संपवली, पण ती माझ्या मनात दीर्घकाळ रांगलेली. आजी म्हणाली, शेतात एक साप होता, त्याचा माणूस झाला. त्याला पंख फुटले, तो समुद्रावर गेला. 4 तपश्चर्या केली, परत आला. त्याचा बैल झाला, खांदा मळला, नांगर जंपुला नागर जुंपला, फळाला नागिण दसली. बैलाची दातुकडी बसली, नागरांची नदी झाली. तो उसने बोला कि एक बार ना ऐसा दादी ने कोई एक छोटी सी कहानी सुनाई और खत्म की, लेकिन उसका जो इफेक्ट था या उसकी जो बोली थी वो मेरे कानों में, वो मेरे मन में बहुत गहरा असर कर गई और वो बहुत लंबे समय तक रहा. तो उसने क्या बोला, शेतात एक साप होता, त्याचा माणूस झाला. उसको पंख फूटे, वो समुद्र पे गया. 4 तपश्चर्या केली, मतलब तपश्चर्य. तपश्चर्य मतलब ऐसा बोलता है ना समाधान, ऐसा योग करना, मेडिटेशन वगैरह करना बहुत. फिर वापस आया, त्याचा बैल झाला, तो वो बैल हो गया. खांदा मळला, नांगर जुंपला, फाळाला नागिण दसली. बैलाची दातुकडी झाली, नागरानीची नदी झाली. ऐसा स्टोरी सुनाया. इसका मतलब क्या है देखते हैं. बैलाला आंघोळ घातली, त्याचा साप झाला, नागिनीला घेऊन पळाला. मतलब उसने क्या बोला कि एक सांप था, वो इंसान हो गया. वापस उसने बहुत तपश्चर्या की, वापस आया तो वो बैल बना. बैल बना तो वो उसका खाना मलमल हुआ. तो नागिन को पता चला, तो नागिन ने डसा तो बैल का दातुकड़ी हो गया, मतलब वो उसको हर्ट हुआ. वो फिर उसको नदी के पास लेके गई, उसने स्नान किया तो वो वापस साफ हो गया, तो अपने नागिन को लेके निकल गया. हे सांगताना आजीच्या चेहऱ्यावरचे बदलणारे भाव, हातांच्या हालचाली, या साऱ्यात हे सारं आपल्या समोर घडतं आहे असं वाटायचं. उसने बोला कि ये सब जो वो बताती थी, तो उनके चेहरे पे जो एनर्जी था, वो जो खुशी था, उनके हाथों के इशारे, उनके बोलने का एक्सप्रेशन, ऐसा लगता था जैसे अपने आंखों के सामने ही घड रहा हो. आपण पाहत आहोत असं वाटून अंगावर शहरे यायचे. मतलब उनका ऐसा लगता था कि हम देख रहे हैं, ये देख के बोलते ना रोंगटे खडे हो जाते थे. ही गोष्ट ऐकल्यानंतर कित्येक दिवस ही गोष्ट माझ्या स्वप्नात जशीच तशी घडायची. बैल अंघोळ करायला लागला की डोळे टक्क उघडे पडायचे.
तिथून पुढं झोपच लागायची नाही. कधीतरी आपल्या स्वप्नातला साप नागिण घेऊन जाईल आणि आपल्याला हे